Hello friends, welcome to my channel. As you know, we have already covered the topic sound and wave, and today's topic is gravitation. Let's go ahead. Gravity, also called gravitation, is a force that exists among all material objects in the universe. For any two objects or particles having non-zero mass, the force of gravity tends to attract them toward each other. क्या कहता है ग्रेविटी जो हमारा कि जितने हमारे यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है, पार्टिकल है, जिनका कुछ मास है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं, यानी कुछ फोर्स है उनके बीच में, वही क्या है, ग्रेविटी है। उसी फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी है या तो ग्रेविटेशन। अब क्या है, ओरिजिन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हमारा जो ग्रेविटेशन जो है कहाँ शुरू, हमारा कहाँ से हुआ, कहाँ से आया। ये तो हम सब जानते हैं कि न्यूटन साहब ने इसको डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया ग्रेविटेशन के लॉ को, वही देखते हैं हम। तो इसमें पहले क्या लिया इन्होंने कि जो हमारा सोलर सिस्टम में जो हमारा मून जो है अर्थ के जो चारों तरफ हमारा राउंड कर रहा है, तो उसका जो है टाइम पीरियड लिया, हमारा टाइम जो लिया कि एक रिवोल्यूशन यानी एक साइकिल कितने टाइम में वो कर रहा है, वही लिया कि 27.3 डेज में होता है। मून जो है हमारे अर्थ का जो है एक चक्कर लगाता है ना, वही लिया उन्होंने। और द डिस्टेंस ऑफ मून लिया अर्थ से r इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब एक्सीलरेशन ऑफ मून यहाँ से हम निकालेंगे, तो उन्होंने निकाला, मतलब न्यूटन साहब निकाला, ये बराबर इस फार्मूले से ओमेगा स्क्वायर आर से। ओमेगा क्या होता है कि 2πn/t होता है, यानी यहाँ पे इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी 2πn/t होता है। n क्या हमारा फ्रिक्वेंसी है, और t क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड है, यानी 2πn होता है ओमेगा, और n जो होता है क्या होता है, 1/t होता है। टाइम पीरियड है हमारा t। तो यहाँ से देखिए 2π का स्क्वायर हो जाएगा 4π स्क्वायर इंटू r की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, अपॉन t, यानी t की वैल्यू यहाँ पे रखा, तो हमारा e की वैल्यू जो यहाँ पे आई तो कितना आया निकल के 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ से मून का एक्सीलरेशन उन्होंने निकाला। उसके बाद सेम इसी तरीके से हमारा एक्सीलरेशन बॉडी फॉलिंग नियर अर्थ सरफेस अबाउट 9.8 मीटर सेकेंड, जो हमारा अर्थ पे जो है गिरा, उन्होंने एप्पल से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। तो उन्होंने देखा कि कोई जो हमारी कोई भी बॉडी अगर हम फेंक रहे हैं, तो यानी कि उसका एक्सीलरेशन उन्होंने निकाला, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आया। एक्सपेरिमेंटल है सभी सब। तो देखिए यहाँ से ए एप्पल अपान ए मून जब उन्होंने निकाला तो कितना आया, तो यहाँ से जब यहाँ से अपान किया यहाँ पे एप्पल अपान ए मून में, तो 3600 यहाँ पे आया। और यहाँ से फिर देखिए ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम द अर्थ। अब मून का अर्थ से जो है डिस्टेंस कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और जो हमारा अर्थ का जो है सेंटर से हम लेते हैं, उन्होंने दिया, मतलब एप्पल जो गिरा था वहां से, वो उसका सेंटर जो है, सेंटर पे माना हमारा अर्थ के, यानी एक हमारे सेंटर से जो है अर्थ, सेंटर से जो एप्पल के बीच की दूरी लिया अर्थ के, वो कितना है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे जब रेशियो इन्होंने निकाला तो कितना आया, 60 आया, ठीक है, 60 आया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ए एप्पल अपान ए मून का जो इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे ए एप्पल अपान ए मून का इक्वल टू कर रहे हैं, तो डी मून अपान डी एप्पल का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ 60 का स्क्वायर 3600 आ रहा है ना। तो यहाँ पे इन्होंने निकाला कि मतलब एक्सीलरेशन जो है, फिर उन्होंने क्या किया, एक्सीलरेशन जो है कि दो बॉडी के बीच जहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसके जो है स्क्वायर होता है ना। ये तो कहा इन्होंने कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहाँ से निकाला गया, वो वैल्यू यहाँ से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाता है, एम ये होता है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एक वैल्यू यहाँ पर रख दी, एम अपान आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या है, बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉडी, therefore the force should also be proportional to the mass of earth, thus the force between the earth and body। देखिए क्या कहा उन्होंने, थर्ड लॉ मोशन से जो कि क्या होता है कि जब हम कोई भी बॉडी जो अर्थ पे जो है फोर्स लगा रही हो, तो उतना ही फोर्स जो है अर्थ जो है बॉडी पे लगा है। न्यूटन का थर्ड लॉ है ये ऑलरेडी। तो देखिए क्या है कि हमारा जब बॉडी जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बॉडी जो हमारा अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे देखिए या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपान आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हमारा अर्थ भी लगाएगा बॉडी पे, तो कितना हो जाएगा, एफ जो है एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एम जो कैपिटल एम है, ये किसका है, अर्थ का मास है। तो यहाँ से एफ जब इक्वल टू करते हैं, यहाँ से एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको रखते हैं तो ये बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, फाइनल इक्वेशन आता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का, यही है हमारा।
ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, न्यूटन फर्दर जनरलाइज द लॉ इज नॉट ओनली फॉर अर्थ बट ऑल मटेरियल बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो जी की वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हमारा है वो सेम होता है यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के बीच में। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रेविटेशन फोर्स का, पहला क्या है कि इट ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो क्या है, पीछे हमने बताया कि क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करता है दूसरे को, तो क्या है अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। ये हमारा पार्टिकल का जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है दो पार्टिकल के बीच में, यानी मीडियम पे बेस्ड नहीं। इट होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। यानी वाइड रेंज के लिए भी यानी डिस्टेंस यानी दूर के लिए भी है, पास के लिए भी, यानी दो बॉडी के बीच में अगर कुछ कम दूरी या दूर दूर दूरी है तो क्या होता है कि जो दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए भी है ग्रेविटेशन फोर्स। It is an action reaction pair, that is the force of attraction exerted by body A on body B is equal to force of attraction exerted by body B and body A. However, the acceleration of the two bodies will not be equal. देखिए थर्ड, ये जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे दो बॉडी हम लेते हैं ए और बी बॉडी, तो अगर हमारा ए जो है बी को अट्रैक्ट करता है तो बी भी हमारे ए को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यही यही जो है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। और क्या है कि अगर इफ जो है इनका एक्सीलरेशन जो है सेम नहीं है फिर भी क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अ ग्रेविटेशन फोर्स exerted on a unit point mass, it is equal to acceleration due to gravity। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है हमारा, कि जो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारे यूनिट मास पे जो लग रहा है, यूनिट पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वही क्या है हमारा ग्रेविटेशन फील्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से उसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हमारा सिंपल फाइव डायमेंशन हमारा आ जाएगा, न्यूटन पर केजी आ जाएगा। जानते हैं सिंपल सा फोर्स का न्यूटन होता है, मास का केजी है। तो यहाँ पे जब हमारा डायमेंशन यहाँ पे निकालेंगे तो एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का जो है एल टी पावर माइनस टू होता है और मास से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एल टी पावर माइनस टू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे दो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बड़ा मास लिया एम लिया कैपिटल एम, स्मॉल जो है पार्टिकल का मास लिया स्मॉल एम ले लिया। तो यहाँ से पार्टिकल की जो ग्रेविटी हमारी निकल के आती है वो कितना आ जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कैपिटल एम। यानी क्या हो रहा है, जो बड़ा वाला मास है ना उसका एम लेंगे। अगर पार्टिकल पे और एक बड़े मास से हम कंपेरिजन कर रहे हैं जी के, तो वहां से जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, बीच का डिफरेंस हमारा आर है, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड मास एम। और इसकी जो है इसके टुवर्ड होगा, इसकी तरफ होगा जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ कितना आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, और एम की वैल्यू रख देंगे, हमारा मास कितना होता है अर्थ का उतना रख देंगे, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, हमारे जी का वेरिएशन क्या होता है, जैसे हम एच हाइट ऊपर जाते हैं अपने अर्थ के सरफेस से या बिलो जाते हैं डी डेप्थ पे जाते हैं, तो हमारा एच का वहाँ वेरिएशन क्या होता है वही देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, वेरिएशन ऑफ जी मतलब सरफेस विद एच एल्टीट्यूड। मान लीजिए अर्थ सरफेस से हमारा एच हाइट पे हम गए तो वहाँ पर हमारे जी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे जी क्या है, जी हमारा जी अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक कंसीडर एक पॉइंट करते हैं हम, पी पॉइंट करते हैं जो हाइट एच पे हमारा है। तो अब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ये हाइट ऊपर गया ना, ऊपर जा रहे हैं तो हमारा हाइट क्या होगा, सरफेस से प्लस होगा, ऐड ही होगा ना। हमारा आर था सेंटर से हमारे लिए, उसके बाद आर प्लस एच, यानी हम उतना ऊपर गए हैं तो आर प्लस एच का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आर पे प्लस एच जो है ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हाइट पे जो हमारी ग्रेविटी आ रही है और जो हमारा सिंपल अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका कंपेरिजन करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूले को एक दूसरे को हम यहाँ पे अपॉन करेंगे वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जी एच क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच स्क्वायर इंटू जी, यानी जी में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब हमारा जो है जी एच जो है इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जी एच है वो जी से क्या है, कम है। ठीक है, जो हमारा जी एच है वो जी से कम, यानी हम अगर एच हाइट पे या कुछ भी हाइट पे ऊपर जाते हैं सरफेस तो हमारा जी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, मून पे जो है जी की वैल्यू जी बाई 6 होती है। क्या होता है, ऊपर हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे हमारा जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या, इसी प्रकार से वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अगर डी पे जाते हैं तो हमारा ये आता है जी डी बराबर 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। डी क्या है, डेप्थ है, डेप्थ कितना डेप्थ पे हम नीचे गए हैं,
तो यहाँ से हम देख रहे हैं जी में क्या है 1 माइनस डी बार आर इंटू जी, यानी जी में कुछ 1 में से कुछ निकल रहा है ना, तो हमारा जी का वैल्यू क्या हुआ, कम हो रहा है। यानी क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ, यानी नीचे भी अगर हम डेप्थ पे जाएंगे अर्थ सरफेस के तो वहां पे हमारा जी डिक्रीज होगा। यानी अगर हम ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस के, नीचे जाते हैं, दोनों केस में हमारा क्या होगा, जी जो है वो डिक्रीज होगा। अब देखिए वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, तो वहां से हमारा क्या क्या वहां पे क्या होगा, जी की वैल्यू कहाँ चेंज होगी वो हम देखते हैं। एक फार्मूला यहाँ से निकल के आता है, वो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उतना जानने की जरूरत नहीं है। फाइनल फार्मूला हमारा जो है यही है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर काश स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट। इक्वेटर पे देखते हैं, इक्वेटर पे हम सब जानते हैं लैटिट्यूड वहां पे 0 होता है, ठीक है। और तो लैटिट्यूड अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई तो काश लैम्डा 0 काश 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो जी माइनस आर ओमेगा, यानी जी में से कुछ निकल रहा है। तो वहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जी डैश बराबर, यानी जो इक्वेटर पे जी है वो हमारा जी से कम है कुछ। यहाँ देखिए ना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है, यानी वहाँ जी में से कुछ आर ओमेगा स्क्वायर निकल रहा है वहाँ से, यानी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले जो हमारी जी थी उससे इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हो गई। और पोल्स पे देखिए क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो काश 90 की वैल्यू 0 हो गई, यानी जी डैश बराबर जी। यानी पोल्स पे हमारा सबसे मैक्सिमम होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, हमारी मिनिमम होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर जो एग्जाम में पूछते रहते हैं। सिंपल सा है फार्मूला, यहाँ से याद रख लिए। बाकी इक्वेटर पे क्या होता है, लैम्डा 0 है, वहां से लैम्डा 90 डिग्री है, तो वहां से निकलता है। आगे देखिए क्या है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखिए फाइनल उन्होंने देखा कि दो ही प्रॉब्लम थी न्यूटन साहब को। एक प्रॉब्लम ये थी कि सेब नीचे क्यों गिरा, और दूसरी प्रॉब्लम उनको ये थी कि जो फन के जो सेंटर पे है और जो हमारा अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, क्या मतलब क्या ऐसा कोई कौन सा फोर्स है जो ऐसा कुछ ऐसा दूसरे को बांध रखा है। तो उन्होंने क्या कहा, केपलर साहब ने ला दिया प्लैनेटरी मोशन का। क्या लॉ है उनका, फर्स्ट लॉ क्या है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है वो क्या है, फोर्सी पे है, और जो बाकी सारे प्लेनेट हैं उन्हें इलिप्टिकल ऑर्बिट में उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वही देखिए ना, हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोर्स। यहाँ से देखिए सन हमारा फोर्सी है, सेंटर पे है, और चारों तरफ जो है प्लेनेट जो है चक्कर लगा रहा है। सेकंड क्या है, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। यानी देखिए यहाँ से देखिए सन है, कोई प्लेनेट यहाँ है, यहाँ टी टाइम पे इतना एरिया अगर कवर किया तो नेक्स्ट टी टाइम में भी वो इतना ही एरिया कवर करेगा। सेकंड लॉ केपलर का यही है। थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ साइमेट्रिक पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी जो रिवोल्यूशन हमारा जो कर रहा है, कोई प्लेनेट रिवोल्यूशन जो कर रहा है, रिवोल्यूशन जो है उसका स्क्वायर जो है ऑफ द प्लेनेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी तो जो हमारा रिवोल्यूशन का टाइम है किसी भी प्लेनेट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे सन से उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ कोई प्लेनेट है, यहाँ से सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो क्यूब करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारे रिवोल्यूशन टाइम के स्क्वायर, ठीक है। थर्ड लॉ केपलर का यही था। आगे क्या है, एस्केप वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक हमारा है। The minimum velocity that a moving body such as rocket must have to escape from the gravitational field of celestial bodies such as the Earth and move outward in space। यानी किसी भी बॉडी को, या जैसे मान लो रॉकेट ही है, उसको कितना मिनिमम स्पीड दिया जाए कि जो हमारे अर्थ को जो है वो स्केप कर जाए हमारे अर्थ से, यानी अर्थ को छोड़ दे और स्पेस में चला जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिराइव किया है। देखिए यहाँ पे डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ये देखिए कि हमने स्केप वेलोसिटी को वी ले लिया, स्मॉल वी। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर वो वी से जो है वेलोसिटी पे मूवमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बराबर जी एम एम बना आ रही है, कहाँ से आया, या बराबर क्या होता है एम, वहां से हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकाला ना, जी एम एम पाना आर स्क्वायर। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है कि सेंटर से हम आर डिस्टेंस ले लेते हैं, एफ इंटू डी होता है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, एक से बचा आर यहाँ पे, तो जी एम एम पाना आर हो गई। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम स्केप कराना चाहते हैं अर्थ के सरफेस, तो क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है और जितना हम वर्क दे रहे हैं उस दोनों इक्वल होगा, तभी तो हमारे अर्थ सरफेस को छोड़ेगा हमारा बॉडी। तो यहाँ से देखिए के हम दोनों को इक्वल जब करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी, स्मॉल वी की स्केप वेलोसिटी जी 2gm अपान आर। और जी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। पीछे हमने देखा कि जी बराबर क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे जब जी की, पुट द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ से जी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी बराबर हमारा आ जाएगा जी एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ से कर लेंगे ना हम, तो हमारा फाइनल जो आता है इसके वेलोसिटी फॉर्मूला ये आता है √2gr, ठीक है। यहाँ से जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे और आर की वैल्यू इतना रखेंगे जब 63,701,000 मीटर।
यानी मीटर में हमारा आर है और जी हमारा 9.8 रखते हैं, तो कितना वैल्यू हमारी लास्ट पे जो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ की निकल के आती है फाइनल वैल्यू, ये हमारी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि मिनिमम वेलोसिटी हमारी इतनी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे, तभी हमारी जो बॉडी है वो जो हमारी इस अर्थ को जो है छोड़ देगी और जो है स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज like and subscribe. If you have any query, then please go to comment box.